कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसकी घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था, और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। जब उसके बाद वो यहाँ से जाता है, जाते जाते अपनी बेटी को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। न केवल इसमें कत्ल होते हैं, बल्कि कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक जिला है लुधियाना। बात कर रहा हूं जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और माँ की जब एंट्री घर में होती है तो माँ से अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला ले, क्या न ले, क्योंकि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और जो पहली बार हो चुका है तो बाप उसके साथ हो सकता है कि फिर भी यही गलत काम करे। तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया। दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है। और आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की सजा सुनाई जाती है, कठोर कारावास। और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए जब तक सलाखों के पीछे रहे, इससे काम लिया जाए। और उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। वो व्यक्ति जिसका नाम मोहिंदर सिंह होता है, मोहिंदर सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहां जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते थे। नफरत की वजह यह थी क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ गंदा काम जो किया था। वो जेल में रहता है और धीरे धीरे अपना जब वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता था वो पूरी ईमानदारी, पूरी तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने कोई अपराध किया ही नहीं है, शायद इसे बे अपराध की इसको सजा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पेरोल ले सकते हो और पेरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपने एक सामान्य जिंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना था वैसे ही वह करता भी है। 1999 को वो जेल में जाता है और 2005 में वो पेरोल के लिए जो आवेदन करता है तो उसकी पेरोल को स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का ये वाकया है। जैसे ही उसको पेरोल मिलती है, पेरोल मिलने के बाद वो इधर किराए के कमरे पर रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को एक खबर भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज से दूर रहना है, चाहे वो मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान से तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि वो उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। साथ ही उसी की कुछ वस्तुएं थी, उसके सामान थे, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुंचती है तो माँ बेटी डर जाती हैं, क्योंकि वो कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से धमकी दी गई थी उससे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में उनके साथ वो कोई आपराधिक वारदात को अंजाम ना देते। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाके शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी यही सूचना मिल रही कि ये जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और ये बात आई गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 8 जनवरी 2006 का ये वाकया है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला और उसी का एक गाँव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि बीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा, दोनों घर पर मौजूद होती हैं। साथ में एक रिश्तेदार होती है शालू वर्मा, वो भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में जो उनका पति होता है दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है। सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज लगाई। पत्नी ने जैसी उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज सुनी, वो उधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोहिंदर सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेजी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक वार और करता है, यानी कि 4 वार वो कुल्हाड़ी से करता है और 4 वार में ही अपनी पत्नी को वहां ढेर कर देता है। उसे तड़पने का, उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसी माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है, देखती है कि आखिरकार क्या हुआ है।
तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पे निकाला था उससे दुगना तिगना गुस्सा उसने अपनी बेटी पे निकाला, और कुल्हाड़ी से जितने वार वो कर सकता था उतने वार करता है। यानी कि 9 वार करता है, 9 में 2 वार में सिर्फ खरोंच आती है और 7 वार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल रहा था, और बेटी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वो जो घर में तीसरा शख्स है जिसने अपनी आंखों से ये सब दृश्य को देख रहा था, यानी कि शालू, जो कि इनकी रिश्तेदार होती है, और जैसे ही शालू ने देखा तो शालू ने डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। इस बीच में क्योंकि उसे संभलने का मौका मिल जाता है, और वो जितनी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और दरवाजे अंदर से बंद कर लेती है ताकि वो उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उससे पहले लोग वहां तक पहुंच जाएं। दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने जो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया है, वो चीख पुकार की आवाज आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है, और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज लगाना शुरू करते हैं, तो घर के अंदर जो कातिल होता है मोहिंदर सिंह, जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था, और वो भी बहुत बुरी तरह से, तो उस तक आवाज पहुंचती है। वो मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जो घर से भागता है तो उसके बाद फिर दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आती है, और अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ और बेटी होती है वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी, और जिस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी सिरहंसी पैदा हो जाती है, लोग खौफ में आ जाते हैं। तब ये सूचना दी जाती है हौबे वाला पुलिस स्टेशन को, और एसएचओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है, आकर देखती है, दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने क्यों किया है, इसकी क्या पीछे वजह हो सकते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो जहां किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था, वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे पुलिस पहुंचती है, उसने पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं, और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती, महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का ये वाकया था, और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को, मोहिंदर सिंह को, फांसी की सजा सुनाई, और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। जो रेयर ऑफ द रेयर केस इसको जज साहब ने माना और उसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है, तब लोगों को तसल्ली होती है कि ये व्यक्ति शायद इसी लायक था। इसने जब अपनी बेटी नाबालिग थी, उस वक्त इसकी उम्र 41 साल के आसपास थी, तब इसने अपनी बेटी का बलात्कार किया और उसकी सजा काटने के लिए जेल जाता है, और 5 साल में ही बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में ये खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद ये व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि जो सजा दी गई है उस सजा को कम कर दी जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सजा को बरकरार रखा, और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल थी, बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सजा को कुछ कम कर दी जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वो बहुत गरीब आदमी है, और जब इसकी ये घटना हुई थी वो 41 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए गए थे जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सजा को जैसी है वैसी की वैसे ही रखी जाएगी। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सजा थी उसे फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाएं तब तक इस सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये व्यक्ति अभी भी शायद सलाखों के पीछे ही है, लेकिन जब वो वक्त, वो बातें याद आती हैं, तब वो जुलाई 1999 का वो वाकया जब इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। काश उस दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नजर ना रखी होती, काश उसने अपनी बेटी के साथ गलत ना किया होता, काश ये सब ना हुआ होता, तो शायद ये दोनों माँ बेटी भी जिंदा होती और ये व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जी रहा होता ना। और जो भी हुआ था वो वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था, जो इस व्यक्ति ने अपनी बच्चों के साथ किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वक्त अगर कभी ऐसा आता भी है तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसी नीयत इस व्यक्ति की थी, तो ऐसी नीयत तो कभी भी किसी भी कीमत पर रखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नम्रता सिंह है, अनाया गौतम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नाजिम, शादाब अंसारी, रिशाद सिद्दीकी, शिवम सिंह, फरमान अली, दानिश ताविश, बलबीर सिंह गुज्जर, डॉक्टर जान आलम, अब्दुल सत्तार, आलोक कुमार, जमालुद्दीन फिरोज, शैलेंद्र आजाद, भूपेंद्र सिंह राजपूत, गोलू कुमार, देव कुमार, अमित कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।